हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न के अनुसार सभी प्रकार के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बोध गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, आइन ए अकबरी किसने लिखी। तो आइन ए अकबरी किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने, दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर, दीन ये इलाही संबंधित है। दीन ये इलाही किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इसका हम लोग को पता होगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा अकबरनामा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया।
संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु एवं कान्हू ने। दोनों ये दोनों भाई थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये VVIO क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चारों ऑप्शन में से टाइपिंग एरर है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगोपालाचार्य, यानी राजगोपालाचार्य इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट को, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, यानी कि चौधरी रहमत अली इसका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ये जो 2 स्रोत है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में हम लोग को सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए। हम लोग को क्या लिखना है? 1857 के विद्रोह में जो मुख्य भूमिका निभाए थे उनके 4 व्यक्तियों के नाम लिखना है। तो पहला हो गया मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। सगुण भक्ति परंपरा, इसमें शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की पूजा मूर्त रूप में हुई है, यानी कि सगुण भक्ति परंपरा में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार देवियों की पूजा मूर्ति के रूप में की गई है। निगुण भक्ति परंपरा में इसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की गई है। इसमें बिना मूर्ति वाले ईश्वर की उपासना की गई है। तो ये अंतर हुआ निर्गुण और सगुण भक्ति में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों के नाम लिखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग किया गया है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हम लोग जान लिए क्वेश्चन नंबर 30 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हम लोग को पता है कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, जिसमें से एग्जाम में केवल 2 क्वेश्चन का ही आंसर हम लोग को बनाना है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। पहला कारण है, इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी। इससे भी यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ये तो पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण है, मकान का निर्माण पक्की ईंटों से की गई थी। मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से की गई थी। और थर्ड में है, नगरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की ढकी नालियों का व्यवस्था की गई थी। और 4 नंबर में है, अनेक घरों में स्नान आदि के लिए कुएं मिले हैं, यानी कि अनेक घरों में स्नान करने के लिए कुएं की भी व्यवस्था की गई थी। और 5 नंबर में है, विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे। विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे, यानी कि इन सभी कारणों से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। अशोक ने कलिंग के साथ 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध, यहाँ पे युद्ध होगा, इस युद्ध के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। पहला हो गया, इस युद्ध के विनाश को देखकर अशोक इतना विचलित हुआ कि उसने युद्ध का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया और धर्म विजय का मार्ग अपना लिया। यानी कि कलिंग के युद्ध से अशोक के जीवन में बहुत ही अलग प्रभाव पड़ा और यह युद्ध को त्याग दिया और धर्म विजय का मार्ग अपना लिया। अब सेकेंड में है, अशोक अब बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और धर्म को छोटे से मत से एक विश्व धर्म बना दिया। तो इस प्रकार कलिंग के युद्ध का अशोक पर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल के इतिहास के स्रोत निम्नलिखित है। पहला हो गया, स्रोत विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षसम लिखा था, जो गुप्तों के उदय के बारे में विवरण प्रदान करता है। सेकेंड में है, शिलालेख महरौली लोह स्तंभ शिलालेख, इसमें चंद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का वर्णन है। तथा इसका तीसरा है, सिक्कों द्वारा भी गुप्त काल की किंवदंतियां तथा आंकड़े उकेरे गए हैं। ये सिक्के सोने के यानी गुप्तों द्वारा दिए गए उपाधियों और बलिदानों के बारे में देता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का भी आंसर जान लिए, गुप्त काल के इतिहास के स्रोत के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से एग्जाम में हम लोग को किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं 34 का। 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख करें। VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिए थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते इस विद्रोह को
अंग्रेजों ने कुचल डाला। इसकी निम्नलिखित कारण है। पहला जान लेते हैं, पहला कारण विद्रोह का समय से पहले प्रारंभ होना। विद्रोह का समय से पहले प्रारंभ होना पहला कारण है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह विद्रोह क्रांतिकारियों ने आपस में बैठकर यह निर्णय लिया था कि 31 मई को विद्रोह को शुरू किया जाएगा, परंतु यह विद्रोह अचानक 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हो गया, जिसके कारण यह सही रणनीति नहीं बन पाया और असफल हो गया। तो पहला कारण हम लोग जान लिए, विद्रोह का समय से पहले प्रारंभ होना। अब इसका सेकेंड कारण हम लोग जान लेते हैं। सेकेंड कारण में है विद्रोह का सीमित क्षेत्र में फैलना। विद्रोह का सीमित क्षेत्रों में फैलना, तो इसका आंसर हो जाएगा यह विद्रोह उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के क्षेत्र जैसे दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में काफ़ी प्रभावशाली था, परंतु दक्षिण भारत के राज्यों में विद्रोह नहीं फैल पाया। तो इस प्रकार इसका सेकेंड कारण भी जान लिए कि विद्रोह का सीमित क्षेत्रों में फैलना। अब इसका थर्ड कारण हम लोग जान लेते हैं। थर्ड कारण में दिया है बहादुर शाह जफर का अयोग्य नेतृत्व। तीसरा कारण क्या है? बहादुर शाह जफर का अयोग्य नेतृत्व। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के राष्ट्रीय नेतृत्व करता थे, परंतु वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर और बीमार थे। युद्ध के मैदान में उनका अनुपस्थिति के कारण भारतीय सेना का जोश ठंडा पड़ जाता था और वह उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर पाते थे। तो इसका तीसरा कारण भी ये हो जाएगा। अब इसका चौथा कारण हम लोग जान लेते हैं। इस विद्रोह में बड़े जमींदार और बुद्धिजीवी मध्य वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली और न ही उनका समर्थन किया। उनका तटस्थ रहना विद्रोह के लिए घातक साबित हुआ। और चौथा कारण यह था कि जो बड़े लोग थे, जमींदार और बुद्धिजीवी, सो इस विद्रोह में रुचि नहीं लिए। तो इसका चौथा कारण भी ये होगा। यानी कि 1857 की क्रांति का विफल होने का मुख्य कारण ये हम लोग 4 इसके बारे में जान लिए। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। 13 अप्रैल को 1919 में पंजाबियों का प्रसिद्ध पर्व बैसाखी मनाया जाता है। अमृतसर के 2 प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम डॉक्टर सत्यपाल आर्य तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। और इसके बारे में आगे हम लोग जान लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया था, जिसके तहत जुलूस, सभा करने, प्रदर्शन करने की मनाही थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ एवं अमृतसर के दोनों प्रसिद्ध नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। इस सभा की सूचना हंसराज नामक व्यक्ति ने अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल R. डायर को की थी। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंचा तथा शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जमकर गोलियां चलाई। जनरल डायर ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल O. डायर से आज्ञा प्राप्त कर 10 मिनट में 1650 रंगोलियां चलाई। 1650 गोलियां चलाई जिसमें हजारों लोग मारे गए, परंतु ब्रिटिश सरकार 379 लोगों के मारे जाने की स्वीकार करती है। इस घटना के विरोध में
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड सर को वापस कर दिया। अब इसका आगे हम लोग जान लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस कांड की जांच के लिए 1919 में हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें 8 सदस्य थे, जिनमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिनके नाम जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिमन भाई शीतलवाड़ है। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर और माइकल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आसानी से जान लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी के बारे में यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।